नमस्कार। खबरी चौक के खास कार्यक्रम खबरी पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस कड़ी में बात करेंगे जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव जी से, जिन्हें आदि बाबा के नाम से भी आप सभी जानते हैं। अमेरिका में पढ़ाई और अमेरिका में ही जॉब के बाद सरगुजा की राजनीति में सक्रिय और सरगुजा राज परिवार से संबंध रखने वाले आदि बाबा हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है। हम उनका स्वागत करेंगे। बाबा, राजनीति में आना और सरगुजा की राजनीति में आप किस तरीके से आए और ये डिसीजन किस तरीके से आपने लिया, हम उससे शुरुआत करें। सबसे पहले आपने आज जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठ गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी बुलंद है जी। पढ़ाई के बाद अमेरिका में कुछ साल काम किया। काम करके वापस आने का 4 साल बाद वहाँ से वापस आने का इरादा बना। तो राजनीति का कभी ऐसा कोई मंशा नहीं था, पहलू नहीं था। और वापस आके मैंने अपना मास्टर्स प्रोडक्ट डिज़ाइन में किया था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन में। तो यही मन था कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, रूरल डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में प्रोडक्ट डिज़ाइन से कैसे आगे काम कर सकते हैं, उसके लिए एक एंटिटी बनाने का सोच था, उसके लिए एक ढांचा बनाने का सोच था। और वापस आके ऐसा संयोग हुआ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के जो कार्यक्रम था, जो 2018 में चला, उसमें शामिल होने का मौका लगा और पूरा छत्तीसगढ़ उसमें घूमने का मौका लगा। 1 साल छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या और आगे कर सकते हैं, इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखने का उस 9 महीने के जो एक पूरा एक्सरसाइज था घोषणा पत्र बनाने का 2018 में, वो एक ऐसा पड़ाव था कि उसके बाद लगा कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे जो बदलाव लाया जा सकता है वो कोई और पहलू से नहीं लाया जा सकता। चाहे आपका खुद का NGO हो या खुद का संस्था हो, चाहे बिजनेस हो, जो चेंज लाने का ताकत राजनीति में है वो दूसरे किसी साधन से नहीं लगा। और उसी से शायद थोड़ा सा कहने प्रभावित होके फिर 2020 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का मौका लगा और आज अपन साथ बैठे हैं। बाबा, मूल विषय पे आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि सरगुजा की जनता ने आपको किस तरीके से स्वीकार किया और आप सरगुजा की राजनीति में अपने आप को आज कहाँ पाते हैं? मेरे को याद है कि जब पहली बार आया था सरगुजा, अमेरिका से आने के बाद पहली बार आया था, तो एक इंटरव्यू में याग्वल जी ने उस टाइम लिया था, तो एक अलग तरीके से उन्होंने इसी चीज़ को पूछा था। और तब भी मैंने यही कहा था कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी रोल किसी पे थोपा नहीं जा सकता। और आप जो काम करते हैं, आपको किसी कारणों से एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, एक मौका शायद दूसरों से पहले मिल सकता है, लेकिन उस मौके पे आप क्या करते हैं वो फिर तय करता है कि आप आगे कहाँ जाएंगे। तो मेरा तो अभी ये प्रयास है कि जो मेरे को मौका मिला है उसके माध्यम से मैं अपनी जो सोच है, अपनी जो क्षमता है, उसके हिसाब से काम करूं और स्वीकार्यता का इंतज़ार अभी भी और ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि काम निरंतर करते रहना है, लोगों के बीच बने रहना है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मेन है कि अपने काम के माध्यम से लोगों के बीच बने रहना है और फिर उनका जो आशीर्वाद मिले वो स्वीकार। मीडिया के मंच से इस बात को स्वीकार करना कि स्वीकार्यता का इंतजार है, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, हमेशा ही रहेगा। अब हम सवालों पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि आप लगातार जिला पंचायत के राजनीति में सक्रिय हैं, उपाध्यक्ष भी रहे, क्या लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है धरातल पर आज किस स्थिति में है और कितनी सुदृढ़ हो पाई है अभी तक? पंचायती राज व्यवस्था जो आज 3 स्तर में अपन को दिखती है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये मैंने भी कुछ इस पर अध्ययन किया, कुछ हम लोग को ट्रेनिंग के माध्यम से पता चला। तो भारत की जो पूर्णकालिक व्यवस्था थी आज़ादी के पहले भी और पौराणिक समूह पे भी, तो जनपदों और पंचायतों का एक बहुत महत्व था। उसी से प्रेरित होकर गांधी जी का भी ये एक सोच था कि जो स्वशासन है ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो गांव स्तर पे हो, चाहे गांव के जोड़ के कबीले जनपद स्तर पे हो, और फिर आगे एक जिला का पहलू उसमें जोड़ा गया,
उसको ताकत देने का उनका सोच था। और वो हमेशा यही बोलते थे गांधी जी कि अगर ये व्यवस्था अच्छे से काम करेगी तो भारत को आगे बढ़ने में काफ़ी सफलता मिलेगी। आज उनकी सोच के कारण काफ़ी ताकत पंचायतों में है, जी। उससे थोड़ी कम ताकत जनपद में है, और जिला एक ऊपर से देखा जाए तो निगरानी समिति के रूप में जिला पंचायत काम करता है। बहुत बड़ी बात है, मतलब विदेशी देशों से भी आप कंपेयर करें, दूसरे देशों से भी आप देखेंगे, जी। हमारी आबादी का जो भौगोलिक स्थिति है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, उसमें इतनी ज़्यादा स्वशासी की ताकतें देना, जी। ये एक बहुत बड़ा हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो विश्वास है उसको जताता है। और उस व्यवस्था ने कई नए नेता, कई नए राजनेता, कई नए समाजसेवी और मूलभूत की सुविधाओं पे जो काम होना चाहिए उस पर ज़रूर ध्यान पहुंचाया है। बराबरी से काम होना चाहिए उस पर ध्यान पहुंचाया है। नहीं तो जैसे मैं जीता तो मैं अपने घर के पास काम कराऊंगा, बाकी मोहल्ले छूट जाएंगे। एक ऐसी व्यवस्था बनती थी जिसको पंचायती राज व्यवस्था ने कोशिश करके इतने जनप्रतिनिधि दे के उस व्यवस्था को जितने लोगों तक पहुंचा सके, शासकीय कार्यक्रम को, उसको ताकत दी। हमारी सहयोगी मनीषा ने भी कुछ सवाल तैयार जी। किए हैं आपको। आपने अमेरिका में पढ़ाई किया और जॉब भी की, फिर उसके बाद सरगुजा आए और राजनीति में जुड़े। सरगुजा में पैदल चलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। ये पैदल चलना और लोगों की समस्याएं सुनना कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहता है। खुद के सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, और एक कहें तो चीज़ों को करीबी से समझने का भी मौका लगता है। किताबों में पढ़ना, डॉक्यूमेंट्री में देखना, न्यूज़ में देखना, दूर से बातें तो पता रहती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मौके पे जब जाके उन प्रॉब्लम्स का लोगों को क्या, किन हालातों में उन प्रॉब्लम्स के कारण रहना पड़ रहा है, वो जब बात समझ आती है तब लगता है कि इसको दूर करना कितना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे को लगता है, मेरे को भी हमेशा ये लगा कि जितना जाके देख सकें, समझ सकें। उसका एक उदाहरण ये दूंगा कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में एक गांव था, रनपुर का एक बहुत दूर का पारा था, पीपर धसका करके, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर। सुनते थे उसके बारे में हमेशा कि बहुत दूर है, बहुत दूर पारा है। मेरा में जब माइनिंग हुआ तो वहाँ कई परिवार, लगभग 60 परिवार यहाँ पर विस्थापित किए गए। उनके पास हम लोग पहुँचने के लिए निकले तो आधा रास्ता गाड़ी से गए, फिर गाड़ी फंसा, फिर आधा रास्ता बाइक से गए, फिर बाइक एक पॉइंट पर जाके फंसा, फिर फाइनली पैदल वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ फाइनली पहुँचे तब समझ आया कि ये लोग कैसे यहाँ पे कितनी मुश्किलों में रह रहे हैं। और ये कहे तो संतोष भी है कि जिला पंचायत में जीतने के बाद पहला जो बड़ा रोड सैंक्शन है वो वहाँ का हुआ। आज वहाँ पे रोड पहुँच गया है, लोगों का आने जाने का रास्ता बन गया है, और काम ज़रूरी है, और भी बचे हैं महान, पर एक ये ऐसा काम हुआ तो ये पहुँच के ही समझ आता है कि वहाँ स्थिति क्या है। और आपने राजनीति में आने का निर्णय लिया और कई पद पर रहे, राजनीतिक में काम करके कितना संतुष्ट हैं? जितना मेरे को लगा था उससे कम, क्योंकि लोगों को भी लगता है और खुद को भी ये लगा कि आप जीते, कोई चुनाव जीते, गवर्नमेंट में भी आने का मौका लगा, गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका लगा, तो लगता है कि मैं सारे काम कर डालूंगा। ये तो मतलब अब ऐसा मौका है कि अब बस भिड़ना है और करना है। पर जब धीरे धीरे वास्तविकता समझ आती है, कहने को कि फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट रहता है कि कितना पैसा मिल पा रहा है, कई चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपनी तरफ से देते भी हो। जैसे मान लीजिए कुछ काम स्वीकृत कराया, मे भी जो आपने जिस सोच से दिया वहाँ के लोग उसको स्वीकार नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि बहुत करने का सोच था पर उतना नहीं कर पाए, और वो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा पूरा मन खुश नहीं हो पाता। पर संतोष ये भी मिलता है कि कई बड़े काम करने का मौका लगता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में जब बड़े दाव थे तो पॉलिसी में पीछे काम करके 20 लाख से बाद में 25 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा जो छत्तीसगढ़ ने दी, वो देश में पहली थी। एक ऐसी योजना जो आयुष्मान भारत को आगे बढ़ा के हर नागरिक तक दी गई, चाहे APL हो, BPL हो, तो उतना बड़ा प्रभाव और किसी माध्यम से शायद नहीं कर पाते। कई लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट उस योजना के अंदर हुआ, कई बच्चों की बहुत गंभीर बीमारियों का इलाज हुआ, तो वो संतोषजनक था। पर कई जो मूलभूत के काम छूट जाते हैं वो थोड़ा सा असंतोषजनक हो जाते हैं। बाबा, आज की परिचर्चा के एजेंडे से अलग एक सवाल है मन में। नुक्कड़ पे, ठेले, गुमटियों पे चर्चाएं होती हैं। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीते थे वो जनरल महिला हो गया, तो आपके मन में नहीं आया कि त्रिशाला मैम को भी एक बार राजनीति में एंट्री करा दी जाए, क्योंकि आपके लिए तो ये मुफीद मौका था।
आप मेरे से पूछिएगा तो मेरे से अच्छा राजनेता वो हैं, लोगों की बातों को और गंभीरता से समझती हैं, जुड़ के काम करती हैं, बेझिझक काम करती हैं, थोड़ी मेरे से बोलूँगा मेरे से दबंग भी हैं, लेकिन उनका बिल्कुल मन नहीं राजनीति में आने का, राजनीति से जुड़ने का। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने चर्चा की थी इस बारे में? बचपन से मेरे से पहले तो उनका राजनीति का मन था। उनके पापा भी देखिएगा तो बीजेपी सरकार में पहले कांग्रेस में थे सिंधिया जी के साथ, फिर वो बीजेपी गए, वहाँ मंत्री भी रहे, कांग्रेस में भी मंत्री रहे, तो बचपन से उनने भी राजनीति देखी है और हमेशा से उनका पहले बचपन में मन रहता था। पर जैसे जैसे बड़े हुए वो कुछ उनको राजनीति की ऐसी सच्चाइयों से शायद सामना आना पड़ा जिससे उनका मन बहुत कम हो गया राजनीति के प्रति। और हम लोग के घर में शायद, और शायद सही भी है, कि सिर्फ नाम के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ में समय दे सकें, जिस चीज़ में काम करने का मन हो और खुद करने का मन हो, किसी के आड़ में करने का ना हो, किसी की आड़ में लेके करने का ना हो, तभी तो उस आरक्षण का फ़ायदा है। अगर आज किसी वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है, चाहे महिला वर्ग के लिए हो, चाहे SC ST वर्ग के लिए हो या किसी OBC वर्ग के लिए हो, तो वो इसलिए है कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़े और वो लोग आगे आए जो सही मन से उस प्रतिनिधित्व को लेना चाहते हैं। तो वो एक मूल सिद्धांत भी है और वैसा ही होना चाहिए। बाबा, सरगुजा जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ विकास कार्य आप करना चाहेंगे और अब तक क्या कुछ विकास कार्य हो चुके हैं? सरगुजा का आप इतिहास देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो 20वीं सदी जब आई 1900 के बाद, तो यहाँ पे पहली बार स्कूल और हॉस्पिटल बनना स्टार्ट हुए। 1933 में यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल शहर में, अंबिकापुर शहर में बन के उस समय तैयार हुआ। एक्सरे की व्यवस्था उस समय आई, लेकिन दूर गाँव में व्यवस्थाएं कम थी। आज भी वो व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। पिछले 5 सालों में कई काम करने का मौका लगा। मेडिकल कॉलेज एक जो बड़ा ढांचा था उसको चालू करने का मौका लगा। छोटे स्तर पे देखेंगे तो नवापारा स्वास्थ्य केंद्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये एक मेडिकल कॉलेज लेवल हो गया, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल हो गया। तो उसमें हम लोग ने कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। रेड क्रॉस के माध्यम से वहाँ पे दर्द निवारक क्लिनिक स्टार्ट किया। जो लोग ऐसे बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनका क्रॉनिक बीमारियां हैं या अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं, बहुत दर्द में है कैंसर के कारण, पार्किंसंस के कारण, अन्य बीमारी के कारण, उनके लिए मॉर्फिन की व्यवस्था वहाँ पे छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद दूसरी केंद्र जहाँ पे मॉर्फिन की व्यवस्था थी वो नवापारा बना। सोनोग्राफी के लिए महिलाएं बहुत परेशान होती थीं, दूर दूर से उनको गाड़ियों में भर के अंबिकापुर आना पड़ता था, तो मोबाइल सोनोग्राफी की व्यवस्था हम लोग ने स्टार्ट की थी। आज दुर्भाग्यपूर्ण वो बंद हो गई है वापस, तो ब्लॉकों में भेज के सोनोग्राफी वहाँ स्टार्ट कराने का मौका लगा। उप स्वास्थ्य केंद्रों का बहुत निर्माण हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ। शिक्षा में देखिएगा तो IIT नीट का सेंटर हम लोग बहुत पहल करके यहाँ पे ला पाए बच्चों को। अब बिलासपुर रायपुर नहीं जाना पड़ता एग्ज़ाम के एक दिन पहले। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए IIT नीट की कोचिंग स्टार्ट की, उससे लगभग 10 बच्चे अभी तक नीट और IIT में गए। वो टच में भी हैं, बात भी करते हैं, उनसे बात करके अच्छा भी लगता है। तो आगे बढ़ रहा है सरगुजा, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक लेवल ऑफ एजुकेशन या लेवल ऑफ हेल्थ आना चाहिए, उसमें आगे काम करने का ज़रूरत है। और एक निरंतर मेरे को लगता है प्रक्रिया है। समान अपॉर्चुनिटी, एक अधिकार की बात होती है और एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है। तो जब अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी तब जाके आगे अपनी ज़िंदगी में काम करने का भी बराबर अधिकार वो लोग पा पाएंगे। और उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये आपने बताया वो कार्य हैं जो शुरू हो चुके हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको होते देखना चाह रहे हैं? हम लोग का हमेशा से मन रहा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो अब स्वीकृत हो गया है। कैंसर सेंटर के लिए हम लोग भी कई समय तक पहल करते रहे, वो पेंडिंग है। उसको आगे मेरे को लगता है एक बड़ा कैंसर सेंटर यहाँ रहेगा तो अच्छा रहेगा। स्कूलों की बात करेंगे तो नालंदा परिसर के लिए हम लोग ने शिक्षा के लिए बात की थी ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकें, वो स्थापित हो रहा है। ब्लॉक स्तर पे मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि जितने मतलब पूरे सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर के हिसाब से बात करूँगा कि सारे ब्लॉकों में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होने चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल। EMRS जैसे ये बिल्कुल उसके जैसे हो गए, जो CBSE से एफिलेटेड भी हों, CG बोर्ड के आगे भी हों और ज़्यादा संख्या में हो, मतलब जहाँ पे कम से कम 2500 से 5000 बच्चे पढ़ सकें। तब जाके वो एक अच्छा स्कूल जब बनेगा, भले वो बोर्डिंग स्कूल हो, रेसिडेंशियल हॉस्टल के साथ स्कूल हो, पर ऐसे बड़े ढांचे हम लोग को हर ब्लॉक में ज़रूरत है
तब वहाँ के बच्चों को एक बराबर अपॉर्चुनिटी का मौका शिक्षा के स्तर में लग सकेगा। ये हमारे है बाबा, लेकिन बिल्कुल वो जिस हद तक होना, हाँ वही थोड़ा लिमिटेड भी है। ये एक ब्लॉक स्तर का होना चाहिए जिसमें हर किसी के लिए ओपन हो और ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। जब 2500 से ज़्यादा बच्चे आ पाएंगे तब वो कुछ ज़िंदगी में बनेंगे तो वापस आके अपने गांव घर के लिए कुछ कर भी पाएंगे। मैं पूछना चाहूँगी कि आप अभी राजनीति कर रहे हैं और आपने जॉब कर लिया है, तो ये जॉब ज़्यादा बेटर है या राजनीति, कौन सा आसान है? व्यक्तिगत जीवन के लिए तो जॉब, घर के लिए टाइम रहता है, आप घर वालों के साथ भी समय बिता पाते हैं, हाँ। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ कहेंगे तो थोड़ा बहुत पहलू मिलता है, लेकिन एक दूसरे पहलू से देखेंगे कि जीवन में कुछ ऐसा करना जिससे लोगों की ज़िंदगी में आप कुछ इम्पैक्ट ला सकें, तो वो सेटिस्फैक्शन राजनीति में है जो मेरे को लगता है किसी और प्रोफेशन में शायद ना हो। बाबा प्रोफेशनल लाइफ मिस करते हैं आप? एक अच्छा पहलू था, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, एक टाइम पीरियड के अंदर काम करना, दूसरों के प्रति, टीम के प्रति अपने रिस्पॉन्सिबल होना, तो कई ऐसे पहलू हैं जो वहाँ सीखने को मिले और बहुत ऐसे पहलू हैं जो यहाँ भी सीखने को मिलते हैं। बाबा, विपक्षी दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें राजनीतिक नीति पे क्या असर पड़ता है? राजनीति का एक पहलू ये रहता है कि आपके जो विपक्ष के दल हैं या जो आपके सामने खड़े हो रहे हैं, आप उनकी निंदा करके अपनी जगह बनाएं, एक पहलू ये होता है। और एक पहलू होता है कि आप अपने सोच विचार से समाज को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या आप योगदान देना चाहते हैं, उसके माध्यम से अपनी जगह बनाएं। तो ये दो सोच है राजनीति करने के लिए। मेरे को लगता है सकारात्मक सोच ज़्यादा फायदेमंद रहती है। किसी का व्यक्तिगत विरोध या राजनीतिक विरोध करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ विचारधारा की बात आती है तो विचारधारा एक पार्टी का मूल होता है, जिस सोच से आप जुड़े हैं और उस सोच के आधार पे आप देश के निर्माण की बात करते हैं। तो अपने विचारधारा के प्रति समर्पण और स्पष्टता होनी चाहिए और उसको डिफेंड करने के लिए जो बात है वो ज़रूर बोलनी चाहिए, पर व्यक्तिगत आरोप और निंदा मेरे को लगता है बहुत फायदेमंद नहीं होती। बाबा, कभी आप अपने सरगुजा को देखते हो और सोचते हो कि काश ये काम हो जाता तो ये सरगुजा के लिए मील का पत्थर साबित होता है, ऐसा कोई काम? कई ऐसे काम हुए भी। एक कह लें कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता, पर एयरपोर्ट कई 10-12 साल का संघर्ष रहा। पिछले 7 साल में काफ़ी मेहनत हुई इसको लेके। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मैं सबका योगदान मानता हूँ इसमें, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पक्ष का योगदान था, सबका इसमें योगदान था। कांग्रेस के टाइम एयरपोर्ट बना, बीजेपी की सरकार ने प्लेन की अनुमति दी। आज इसका असर नहीं दिखता, पर अगर ये व्यवस्था बनी रह गई, फ्लाइट शुरू हो गई, तो व्यवसाय और उद्योग यहाँ आने में बढ़ेगा, टूरिज़्म यहाँ आने में बढ़ेगा, उससे यहाँ के लोगों का फ़ायदा होगा। आज से 10-15 साल बाद इसका असर दिखेगा। और काम बोलेंगे तो मेरे को लगता है शिक्षा के फील्ड में, उच्च शिक्षा में हमें और अच्छे कॉलेजों की ज़रूरत है। अच्छे लॉ कॉलेज, इंडिपेंडेंट लॉ कॉलेज की ज़रूरत है। एक बड़े अच्छे इंजीनियरिंग संस्थान की ज़रूरत है। अभी यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज ज़रूर खुला, अब उसको छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसको और बड़े स्तर का हो। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा स्थापना मैं मानता हूँ मेडिकल कॉलेज यहाँ के लिए है। बाहरी बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ आके पढ़ते हैं, यहाँ के लोकल बच्चों के लिए भी मौका है। आसपास के पूरे अर्थव्यवस्था पे भी उसका असर पड़ता है। तो शिक्षा के बड़े केंद्र हमें लाने हैं। और दूसरा एक जो कहेंगे तो बिजली, पानी, रोड, ये एक सतत प्रक्रिया है, तो चलता रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे उद्योग सर्विस सेक्टर से जुड़े हों जो ज़्यादा रोज़गार यहाँ दे सकें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक लिमिटेड स्कोप है। ऐसे उद्योग सर्विस सेक्टर से जुड़े जो यहाँ पे हम ला सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। अब अगला काम इस क्षेत्र के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बाबा, आपके दादी और दादा ने जो उस समय कार्य किए हैं वो आज भी लोग याद करते हैं। आपको क्या लगता है कि कब ऐसा काम आप लोगों के द्वारा किया जाएगा कि लोग पैलेस को भी याद करें कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया? निरंतर ही है, मतलब इसमें मेरे को लगता है हम लोग अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते ही रहे हैं। हम लोग घूमते भी हैं पूरे पुराने सरगुजा के क्षेत्र में, आप कह लें तीनों जिले मिला के। तो लोग दिखाते हैं कि ये कनाल उनने स्वीकृत करवाया था, फिर खड़े होकर यहाँ बनवाया, ये रोड उनके समय बनी,
बुआ महाराजदादा के समय हम लोग भोपाल इसका आवेदन लेके गए थे, उनने मंत्रालय में बुला के तुरंत इसकी स्वीकृति कराई। चाहे बलरामपुर में हो, चाहे सूरजपुर में हो, चाहे सरगुजा में हो, पूरे क्षेत्रों में लोग कई ऐसे काम हैं जो दिखाते हैं जो वहाँ के लोकल ज़रूरत के लिए बहुत ज़रूरी थे। और कई ऐसे बड़े काम भी यहाँ पे हुए, चाहे रेल विस्तार से जोड़ना हो, चाहे कुछ उद्योगों का यहाँ लाना हो, इरिगेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स हो। यहाँ पे खेती पहले बहुत कम होती थी, जंगल क्षेत्र ज़्यादा था। खेती के विस्तार जो घर मूलभूत एक सुविधा है घर को चलाने के लिए, उसमें कई बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ आए। और अब आगे नए युग में हम लोग आ गए हैं, एक डिजिटल एज में आ गए हैं, और नई पीढ़ी की इच्छाएं भी बहुत अलग हैं। कृषि से बढ़ के भी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, और उनको ऐसा जीवन, अपना एक सम्मानजनक जीवन, एक सम्मानजनक नौकरी के साथ बिता सकें, उसके अवसर प्रोवाइड करना, ये आगे का मेरे लिए, मेरे को लगता है, सबसे बड़ा हम लोग के लिए चैलेंज है। अब राज्य में 15 सालों के बीजेपी के शासन के बाद बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। 90 में से 70 से ज़्यादा सीटें जीती कांग्रेस ने। बहुत जनाकांक्षाओं का दबाव था पूरे 5 साल। आपको क्या लगता है कि उन जनाकांक्षाओं के अनुरूप क्या कुछ कार्य हो पाए, और नहीं हो पाए तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो फिर से मौका मिला तो करना चाहिए? विधानसभा चुनाव के करीब आते आते एक राजनीतिक खींचतान का माहौल बना। एक ऐसा वातावरण बना दिया गया कि इस क्षेत्र को काम से एकदम ही वंचित कर दिया गया। ये लगभग रूटीन बात हो गई थी। उसका एक मुख्य कारण मेरे को लगता है, जो NH की मुख्य सड़कें थी शहर की, चाहे सदर रोड हो, देवीगंज रोड हो, या आपका खरसिया रोड हो, आगे दरिमा मोड़ तक, मनेंद्रगढ़ रोड हो, इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। शहर के मुख्य मार्ग थे जो NH के अधीन थे, और वो समय समय पे रिपेयर नहीं हो पाए, और एक शहर का मनोबल उससे कम हुआ। लेकिन दूसरे पहलू में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरगुजा क्षेत्र में काम नहीं हुए, ऐसा स्थिति 5 साल में नहीं था। क्या हम और काम चाहते थे? बिल्कुल। क्या मैं भी खुश हूँ कि बहुत काम नहीं, मतलब हुए नहीं हुए? तो हाँ, मतलब मैं भी बोलूँगा कि जितना मैंने सोचा था उसका 75% हो पाया, पर ऐसा नहीं है कि 25% हुआ। आप देखिएगा तो उदयपुर का क्षेत्र ही ले लें, वहाँ से शुरू करते हैं। उदयपुर के क्षेत्र में रेन नदी के आर पार मुश्किल से 1-2 पुलिया होते थे, आज 8 से ज़्यादा पुलिया हैं। बकोई, आपके मित्रिंगा जैसे गांव तक बड़ी सड़कें आज उपलब्ध हो गई हैं, उसकी सुविधा है। हाई मास्ट लाइट्स के माध्यम से गांव के कई कोनों में लाइट पहुंच गई है। इरिगेशन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट उदयपुर हो गया, आपका घुनघुट्टा का RPC LBC हो गया। मेरी जिला पंचायत क्षेत्र में जब मैंने कमान संभाला था तो इरिगेशन का पानी सुखरी सपना के आगे नहीं आता था। आज राजापुर पार करके सूरजपुर में निकल जाता है। फतेहपुर डिस्ट्रीब्यूट, ये पूरा मिला के लगभग 30 करोड़ का बड़ा काम वहाँ इरिगेशन में हुआ। और नल जल योजना आई। नल जल योजना में केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उसमें 2 माध्यम थे। एक सिंगल विलेज, एक गांव के अंदर हम खोद के पानी निकाल के पानी देंगे, और दूसरा शहर में जैसे अपने कदकालों के फिल्टर प्लांट से पानी आता है, वैसे फिल्टर प्लांट बना के हम लोग देंगे। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि अधिकारियों से लड़ के DPR में बैठ के, शायद मेरे को लगता है हम एकलौते विधानसभा होंगे जिसमें 4 फिल्टर प्लांट कदकालों जैसे स्वीकृत हुए। अंबिकापुर ग्रामीण के लिए एक अलग, दरिमा तरफ के लिए एक अलग, लखनपुर के लिए एक अलग, और उदयपुर के देव टिकरा के पास एक अलग। तो वैसी व्यवस्था देने के लिए हम लोग ने भिड़ के काम किया। शहरी क्षेत्र में देखेंगे, 10 साल यहाँ निगम रही कांग्रेस की, वडगांव विधायक रहे। पिछले 5 साल का भी बात करेंगे, लो वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या शहर में थी। पिछले 10 साल से पहले आप देखिएगा 40% से ज़्यादा शहर में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। टैंकर पे निर्भर ये शहर चलता था, चाहे नमना का एरिया हो जाए, चाहे ये हमारे मंदिर के पीछे का पूरा गुटरापारा एरिया हो जाए। 40% से ज़्यादा आबादी क्षेत्र ऐसा था जहाँ पानी टैंकरों के माध्यम से पहुँचता था, और लगभग गर्मी के समय मारामारी की स्थिति रहती थी। आज अमृत मिशन के एक बहुत अच्छे क्रियान्वयन से, जबकि बाकी का जो कि लगभग 30 से 35% शहर को पानी देता है, उसके सूखने के बावजूद 2 साल से बाकी में पानी नहीं था, उसके सूखने के बावजूद शहर में पानी की किल्लत होने की स्थिति नहीं पहुंची। ये निगम का शहरी क्षेत्र का एक बड़ा अचीवमेंट था। बिजली में देखेंगे तो पिछले 5 साल में 17.5 करोड़ के बिजली विस्तार शहरी क्षेत्र में हुए।
जी। चाहे खंबा हो, ट्रांसफार्मर हो, पोल हो, नई लाइन हो, और 60 करोड़ के 2 सब स्टेशन, 132 केवीए का सब स्टेशन सरगावा में और 33/11 का सब स्टेशन प्रतापपुर चौक में। तो 2 बड़े काम विद्युतीकरण में शहर में हुए। सब्जी मंडी, अपना थोक सब्जी मंडी बनी, 500 लोगों का अटल आवास बना, 80 करोड़ से ज़्यादा आवास के लिए, घरों के लिए पैसा शहर में दिया गया। बहुत काम शहर में हुए। 2 आत्मानंद स्कूल खुले, एक आत्मानंद कॉलेज खुला, पीजी कॉलेज का रेनोवेशन हुआ, आपका मल्टीपर्पज़ स्कूल के लिए 2 करोड़ का रेनोवेशन हुआ। तो ऐसे कई काम हुए। लेकिन बड़े तो जैसा कहते हैं, दिल मांगे मोर, हमेशा मन में यही था कि ये मौका लगा है, इस बार तो हमें कायाकल्प ही कर देना है। बाबा, अभी जितने भी हम लोगों ने कार्यक्रम किए, 5 कार्यक्रम हो गए, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस ने 10 साल के निगम के कार्यकाल में कोई काम ही नहीं किए। क्या लगता है कि आप इतने सारे काम गिना रहे हैं, क्या इन कामों का प्रचारित नहीं कर पाए आप लोग? हम लोग मीडिया में बहुत कमज़ोर हैं। मतलब ये बात मैं खुल के आपके मंच से बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस का एक हेजिटेशन है अपने काम पे दावा ठोकने का। शायद वो पुराना एक विचारधारा है, एक पुराने समय से सोच के आए कि हम काम करेंगे तो लोग देखेंगे। मैं भी निगम चुनाव में घूम रहा हूँ, मोहल्ले मोहल्ले में बात कर रहा हूँ, तो जब ये बात याद करते हैं हम लोग कि इस निगम के कार्यकाल में के पहले जब प्रबोध मिंज यहाँ के महापौर थे, उस समय की पानी की स्थिति याद करते हैं। लोग बोलते हैं हाँ, हमारे यहाँ तो यहाँ लड़ाई हो जाती थी, लोग बाल्टियाँ फेंक के एक दूसरे को मारते थे, ये स्थिति आ जाती थी। आज ये है कि हर घर में रनिंग वाटर की सप्लाई सुनिश्चित है, चाहे बाकी में पानी हो ना हो, कैसे करना हो, सुनिश्चित है। बिजली में लो वोल्टेज की व्यवस्था आप लोग सब यहाँ के रहने वाले हैं, पुराने सब झेले हैं, देखे हैं। लाइट हर थोड़ी देर में कट जाता था, लो वोल्टेज हो जाता था, टीवी अच्छे से नहीं चलता था। आज वो दिक्कत शहर में नहीं है, एक अच्छा विद्युतीकरण का नेटवर्क बन गया है। गांधी स्टेडियम, हम लोग अपने आप को रायपुर बिलासपुर से कम नहीं मानते, ये बात मेरे को लगता है सच है। शहर का स्वाभिमान, अभिमान बहुत ऊपर है और होना भी चाहिए, हम लोग को भी उस बात से गर्व है। तो उस बात का अगर मूल देखिएगा आज के दिन में, तो इस निगम के कार्यकाल में जो स्वच्छता में काम हुआ, अंबिकापुर को जो देश में नंबर 1 बनने का मौका लगा, ये गीला कचरा, सूखा कचरा, हरा आपका डस्टबिन पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहे। 2 साल से डाउन है, डेफिनेटली जहाँ कमी है वहाँ कमी है। लेकिन ये मॉडल इस देश को अंबिकापुर ने दिया। स्वच्छ भारत के चालू होने के पहले अंबिकापुर ने चालू किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो मॉडल है, यहाँ इसका स्वाभिमान हम सबको है। और हम 2 लाख की आबादी के शहर अपने आप को आज, चाहे रायपुर 20 लाख का आबादी का शहर हो, बिलासपुर 10 लाख के पास पहुँच रहा हो, हम उनसे अपने आप को कम नहीं मानते। तो ये स्वाभिमान इस निगम ने तो आपको दिया। बिल्कुल, इसी भले ही अभी डाउन है, उसको वापस लाना है। और मेरे को लगता है निगम की प्राथमिकता में सबसे ऊपर ये होना चाहिए कि वापस शहर को हम नंबर 1 बनाएंगे। आपके पास जो स्टेडियम है इस नगर निगम में, फ्लड लाइट युक्त, कैनोपी युक्त, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट युक्त, इंडोर स्टेडियम सहित एक आपका बहुत अच्छा खेल का ढांचा आपके शहर में है। मेरे को नहीं लगता कि 2 लाख की आबादी के बहुत ही कम शहरों में पूरे देश में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध होगी। पानी की व्यवस्था जो आपके 2 लाख की आबादी वाले शहर में है, बहुत कम शहरों में ऐसी उपलब्धता होगी। मैं 2 साल से निगम के साथियों को बोलता रहा कि स्कूल के बच्चों का एजुकेशनल विजिट कतकालों के प्लांट में कराइए। मैं खुद गया, वाटर प्लांट, जिस TDS का पानी उस प्लांट से निकल के आज हम लोग की पाइपलाइन से आ रहा है, मेरे को लगता है रायपुर बिलासपुर में भी उतना अच्छा पानी, या बिस्लेरी की बोतल में भी उतना अच्छा पानी शायद नहीं मिलता होगा। और हम उसको समझते नहीं हैं क्योंकि हम प्रचार नहीं कर पाए। प्रचार में हम लोग बहुत पीछे हैं। बाबा, जिला पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में आप लोग जनता तक किन मुद्दों को लेकर अभी जा रहे हैं? नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो मेन ये रहेगा कि 10 साल में शहर का स्वरूप महापौर अजय तिर्की जी के नेतृत्व में इस निगम ने बदला है। एक अच्छा ढांचा, एक अच्छी व्यवस्था इस शहर को दी है और एक अच्छा, सरल, स्वच्छ व्यक्तित्व का आदमी इस निगम की नेतृत्व में है। सबके लिए उपलब्ध व्यक्ति निगम के लिए है और अच्छे मन से काम करने की उनने क्षमता दिखाई है। और आगे भी अगर इस बार 5 साल मौका मिलेगा तो शहर को और आगे बढ़ाएंगे। शहर में पानी की व्यवस्था को और बढ़ती आबादी को देखते हुए बढ़ाना है, ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था को ठीक करना है,
कहेंगे तो आउटर ये बाईपास की स्वीकृति है, ऑलरेडी नगर निगम उसमें एनएच का टेंडर लग चुका है। उसके लिए शहर में बड़े रोड्स बनाने हैं, लिंक रोड्स बनाने हैं, रिंग रोड और बाईपास के बीच में कनाल जो बाकी का है उसको स्ट्रेंथन करके उसके ऊपर एक कनाल रोड शहर के बीच में देनी है। शहर का ग्रीन कवर इस निगम ने 2% वृद्धि पिछले 5 साल में की है, 4% से 6% बढ़ाया है, ग्रीन कवर को 10% पहुंचाना है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं शहर के, एक अच्छा काम करने का हम लोग मन लेके लोगों के बीच उतरे हैं और मुझको उम्मीद है कि वहाँ भी सफलता मिलेगी। और बीजेपी सरकार आने के बाद एक जो कुव्यवस्था महसूस होती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति डाउन हुई है। पिछले 1 साल 1.5 साल में सबने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी दिक्कतें हैं। अभी रिसेंटली कुछ एक ऐसा माहौल बना, वातावरण बना जिसमें कई घर एकदम से तोड़े गए। एक भय का स्थिति कई लोगों के मन में आया। एक मानवीय तरीके से उस चीज़ को नहीं किया गया। लीगल काम रहते हैं लेकिन एक मानवीय पहलू भी हर काम में होना चाहिए। उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हम लोग ये बात लेके जा रहे हैं कि एक मौका मिले ताकि एक बैलेंस बना रहे शहर में, एक अच्छी व्यवस्था से शहर चल सके और एक ऐसे नेतृत्व में रहे जो लोगों के लिए उपलब्ध हो। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस बार धान खरीदी में भी कई किसान छूट गए, व्यवस्था प्रॉपर नहीं बन सकी। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि लगभग 3-4 हज़ार किसान शायद अपना धान इस बार सरगुजा में नहीं बेच पाए। कामों को लेके भी बात आ रही है कि व्यक्ति विशेष को देख के ग्रामीण क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कोई नया काम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आया है। तो इन बातों को लेके हम लोग जाएंगे और पिछले 5 साल में चाहे वो PMGSY रोड्स हो, चाहे वो पानी की टंकियों का स्थापना करना हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण हो, चाहे अंदर की गलियों का काम हो, चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे हाईमास्ट लाइट्स हो, बहुत काम हम लोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया है और उस काम का फ़ायदा हम लोग को ज़रूर इस चुनाव में मिलेगा। बहुत हो गया ये सब बातें। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपको क्या पसंद है, खेल या मूवी देखना या फिर और कुछ? खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। क्रिकेट बचपन में खेला, स्कूल की तरफ से भी, फिर स्टेट की तरफ से भी खेलने का मौका मिला। अब क्रिकेट कम खेलने को मिलता है लेकिन शायद बैडमिंटन का मौका मिल जाता है। हाँ, क्रिकेट का बीच में तो कभी कभी मिलता है लेकिन बैडमिंटन जितना हो सके उससे शायद मेरे को लगता है शारीरिक स्वास्थ्य को भी फ़ायदा मिलता है और एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ब्रेक भी मिलता है उतनी देर का। तो खेल मेरे को सबसे ज़्यादा। जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ने बहुत प्यार दिया, अपने बीच प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और अभी चुनाव का भी समय है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मेन चर्चा हो रही है। तो इस बार भी ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को मौका दें जो जुड़ के आपसे काम करना चाहते हैं, अच्छी सोच लेके काम करना चाहते हैं, अच्छी विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं, समाज को जोड़ने वाला काम करना चाहते हैं और समाज को आगे बढ़ाने वाला काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मौका दें, व्यक्तिगत जुड़ाव से आगे बढ़ के ऐसे लोगों को इस बार चुनाव में मौका दें। हमारे कार्यक्रम के समापन की इस कड़ी में हमारे साथ थे आदि बाबा, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमसे अनुभव साझा किए और राजनीति को लेकर उनके क्या विज़न है उस बारे में उन्होंने चर्चा की। आज के लिए इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और आप लोग खबरी चौक देखते रहें। इस तरह के कार्यक्रम हम फिर से लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।